का दोस्तों, वक्त से लड़कर जो अपनी तकदीर बदल दे वही इंसान है। तो ध्यान रखिए, आने वाली भर्तियों के लिए लग जाइए। सपने वे नहीं होते जो सोते हुए दिखाई देते हैं, सपने वे होते हैं जो सोने ही नहीं देते। तो आने वाली भर्तियों में एग्जामों के लिए तैयारी के लिए डट के लग जाओ। 4 10 10 10 घंटे, 12 12 घंटे, 16 16 घंटे, जितने आप पढ़ सकते हो अपनी लिमिट के अनुसार पढ़ना चालू कर दो, तैयारी कर दो। टेस्ट सीरीजों को बार बार रिवीजन करते चलो मित्रों। पहला प्रश्न देखेंगे हम, सीधी रेखा में चलने और साइकिल चलाने जैसी गतिविधियों को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? सीधी रेखा में चलने और साइकिल चलाने जैसी गतिविधियों को किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो इन्हें कंट्रोल करता है? तो देखिए कौन सा भाग है। अनुमस्तिष्क, सेरिबेलम, प्रेमस्तिष्क, सेरिब्रम, मेरुदंड या अधिप्रकेटिनल ग्रंथि। तो कौन सा आएगा जो कि साइकिल चलाने में? और ये कौन सी क्रिया है? अनैच्छिक क्रिया है। कौन सी? अनैच्छिक या ऐच्छिक क्रिया है? बताइए मित्रों, कौन सी क्रिया है? ऐच्छिक क्रिया है या अनैच्छिक क्रिया है? तो ये कौन सी क्रिया है? साइकिल चलाना ऐच्छिक क्रिया है। कौन सी? ऐच्छिक क्रिया। और ऐच्छिक क्रियाओं पर कौन कंट्रोल करता है? अनुमस्तिष्क। कौन करता है? अनुमस्तिष्क। मस्तिष्क का पश्च भाग अनुमस्तिष्क जो सामान्य ऐच्छिक क्रियाओं पर कंट्रोल करता है। जैसे बात करें साइकिल चलाना, साइकिल चलाने की गतिविधियों को संतुलन बनाने में, यानी संतुलन बनाने में, किसमें? संतुलन बनाने में सहायक है। संतुलन बनाने में कौन सहायक है यहाँ पर? अनुमस्तिष्क। कौन सा भाग है? अनुमस्तिष्क। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे मित्रों, नेक्स्ट में दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान। दो तंत्रिका आपने देखी होगी, स्नेप्स की इस तरह की तंत्रिका रहती है। स्नेप्स की यहाँ पर इस तंत्रिकाओं का ये वाला भाग, इस वाले ये वाला भाग, इस वाले भाग की बात करें तो इस तरह की तंत्रिकाओं में दूसरी तंत्रिका का भाग जुड़ा होता है। दूसरी तंत्रिका का भाग जुड़ा होता है यहाँ पर। तो ये वाला जो भाग होता है मित्रों क्या कहलाता है? सिनेप्टिक फ्लैट कहलाता है। क्या कहलाता है? सिनेप्टिक फ्लैट। क्या कहलाएगा मित्रों? सिनेप्टिक फ्लैट कहलाता है मित्रों। ध्यान रखिए, या सिनेप्स दरारें, ये कहते हैं, क्या कहते हैं? सिनेप्स दरारें। ध्यान रखिए, ये वाला जो भाग होता है ये क्या कहलाता है? एक्सोन। क्या कहलाता है? एक्सोन, जिसे कहते हैं तंत्रिकाक्ष। क्या कहते हैं मित्रों? तंत्रिकाक्ष कहते हैं। ये वाला भाग जो है इस तरह की संरचना बनाता है तंत्रिका की। तो ध्यान रखिए, ये वाली तंत्रिका की बात करें तो ये क्या कहलाता है? केंद्रक कहलाता है। ये वाला जो हिस्सा है ये कोशिका काय कहलाता है। और ये वाले बात करें तंत्रिका, किसकी बात है? तंत्रिका कोशिका की। किसकी संरचना है? तंत्रिका कोशिका की संरचना मित्रों। किसकी? तंत्रिका कोशिका की, जिसे क्या कहते हैं हम? न्यूरॉन। क्या कहते हैं? न्यूरॉन। शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका मानी जाती है। सबसे छोटी स्पर्म कोशिका मानी जाती है। जिराफ की गर्दन की सबसे लंबी तंत्रिका कोशिका मानी जाती है। ध्यान रखिए मित्रों, बात करें कोशिका काय कहाँ होता है? हथेली नुमा भाग कोशिका काय कहलाता है। और जो तंतुनुमा धागे नुमा कहलाती है द्रुमाशय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? द्रुमाशय। तो ध्यान रखिए, यहाँ पर पूछा है दो तंत्रिकाओं के जुड़ने का स्थान। यहाँ पर ये जुड़ने वाला स्थान क्या कहलाता है? सिनेप्स कहलाता है। क्या कहलाता है? यहाँ पर ये दरारें सिनेप्स दरारें क्या कहलाती है मित्रों? सिनेप्स दरारें कहलाती है। क्या कहलाती है? सिनेप्स दरारें। तो कौन सा आंसर आ जाएगा इसमें? दूसरा आंसर सटीक आंसर आ जाएगा। शरीर के संतुलन को बनाए रखने के लिए अंतःस्रावी तंत्र के साथ सहायता करता है। यानी बात करें अंतःस्रावी ग्रंथियों के साथ कौन मिलता है? तो अंतःस्रावी ग्रंथियों के साथ, ध्यान रखें, अंतःस्रावी ग्लैंड है, इस ग्रंथियों के साथ कौन मिलेगा? तंत्रिका तंत्र। कौन मिलेगा? तंत्रिका। कौन मिलेगा? तंत्रिका तंत्र सहायक होता है। इसकी क्या बना था? न्यूरॉन की। इसकी इकाई क्या होती है? न्यूरॉन। ये तंत्रिका की क्या है? इकाई। ध्यान रखिए मित्रों, तंत्रिका की इकाई क्या है? तो न्यूरॉन कहलाती है। तो तंत्रिका तंत्र अंतःस्रावी मिलकर के करते हैं? संतुलन करते हैं। क्या करते हैं? संतुलन का कार्य करते हैं। तो कौन सा आंसर आएगा? तंत्रिका तंत्र। आपको ध्यान रखिए, इन प्रश्नों को आपको एनालिसिस करना है।
इंसान ध्यान रखे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल दे। तो इनको आप बार बार रिवीजन करिए और देखिए किस तरह प्रश्न आए थे, उनका एनालिसिस कीजिए। देखो मित्रों, रक्तचाप और उल्टी, रक्तचाप यानी बीपी, रक्तचाप और उल्टी जैसी अनैच्छिक क्रियाएं, कौन सी क्रियाएं? अनैच्छिक क्रियाएं को पश्चिम मस्तिष्क का किस भाग द्वारा कंट्रोल किया जाता है? तो बात करें मस्तिष्क का पश्चिम भाग, यहां पर देखा होगा आपने, ये क्या होती है? मेरू रज्जु की बात करें, मेरू रज्जु, ये क्या होता है? मेडुला, क्या होता है? मेडुला। और यहां पर ये हो गया आपका अनुमस्तिष्क, कौन सा भाग हो गया? अनुमस्तिष्क। कौन सा भाग है मित्रों? अनुमस्तिष्क। तो ध्यान रखिए अनैच्छिक क्रियाओं पर, ये तो होता है अनुमस्तिष्क जिसे हम कहते हैं सेरी, ये करता है ऐच्छिक क्रियाओं पर। किस पर करता है? ऐच्छिक क्रियाओं पर संतुलन करता है। ऐच्छिक क्रियाओं पर संतुलन करना है, चलना फिरना, दौड़ना, साइकिल चलाना, चेक पर साइन करना, वस्तु को पकड़ना, वस्तु को फेंकना, ये कौन करता है? सेरिब्रम। कौन करता है? सेरिबेलम, सेरिबेलम। ठीक मित्रों, जबकि मेडुला क्या करता है? यहाँ पर मेडुला ऑब्लिगेटा, मेडुला ऑब्लिगेटा अनैच्छिक क्रियाओं पर कंट्रोल करता है। किस पर? अनैच्छिक क्रियाओं पर। तो मेडुला ऑब्लिगेटा किस पर करता है? अनैच्छिक क्रियाओं पर कंट्रोल करता है। जैसे बात करें बीपी की, लार का आना, पलक का झपकाना, टपक, लार का टपकना, पलक का झपकाना, उल्टी होना, बात करें श्वसन दर, पाचन दर, हार्ट स्पीड, बात करें इन सबको कंट्रोल करने में कौन सहायक होता है? यहाँ पर बात करें तो ये सबको कंट्रोल करता है मस्तिष्क का पश्चिम भाग, मेडुला। कौन करता है? मेडुला ऑब्लिगेटा। तो कौन सा आएगा? मेडुला ऑब्लिगेटा। ये पश्चिम मस्तिष्क का भाग होता है मित्रों। किसका होता है? पश्चिम मस्तिष्क का भाग होता है। याद रखिए खाली स्थान प्रेमस्तिष्क को दाएं और बाएं भागों में बांटा जाता है। मस्तिष्क के अंदर जो दरारें पाई जाती है, जो विदर पाई जाती है, इसके पश्चिम भाग को इस दरारों के द्वारा दाएं और बाएं भाग को पृथक करता है। तो कौन करता है? अनुधेरे विदर। क्या कहलाता है? अनुधेरे विदर करता है मित्रों। क्या कहलाता है? अनुधेरे विदर कहलाता है। बात करें पोन्स मेडुलाई, पोन्स और मेडुला, ध्यान रखिए मित्रों, बात करें पोन्स मेडुला किसका भाग है? तो पोन्स और मेडुला किसका भाग है? नर प्रजनन तंत्र का नहीं है, पत्तियों का नहीं है, पुष्प का नहीं है। तो आंसर क्या है? मस्तिष्क का। और मस्तिष्क का किसका भाग है? पश्चिम मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क का किसका भाग है? पश्चिम मस्तिष्क का। मस्तिष्क आ जाए तो ध्यान रखिए कौन सा? मेडुला और पोन्स मेडुलाई। पोन्स मेडुलाई और मेडुला दोनों ही क्या है? पश्चिम मस्तिष्क में आते हैं। पश्चिम श्वसन का केंद्र मानी जाती है, श्वसन का नियंत्रण केंद्र पोन्स मेडुलाई, पोन्स मेडुलाई श्वसन का केंद्र, श्वसन केंद्र। तो ध्यान रखिए किस भाग में आता है? पश्चिम मस्तिष्क में। किस में आता है? पश्चिम मस्तिष्क में आता है। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, मानव मस्तिष्क का बात करें तो मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो मानव मस्तिष्क का अग्र मस्तिष्क। कौन सा बड़ा भाग होता है? अग्र मस्तिष्क। तो अग्र मस्तिष्क जो होता है मस्तिष्क का 2/3 भाग बनाता है। 2/3 भाग कौन बनाता है? अग्र मस्तिष्क। और अग्र मस्तिष्क के 2 भाग होते हैं, एक तो प्रेम मस्तिष्क, कौन सा होता है? प्रेम मस्तिष्क, और एक होता है डाइसिफेलोन, डाइसिफेलोन। डाइसिफेलोन 2 भागों में बटा होता है। ये होता है हाइपोथैलेमस और एक होता है थैलेमस। तो ध्यान रखिए मित्रों, प्रेम मस्तिष्क की बात करें यहां पर ये होता है सेरिब्रम, सेरिब्रम प्रेम मस्तिष्क होता है। ये सबसे बड़ा भाग होता है, ये बड़ा भाग माना जाता है, बड़ा भाग। और अगर ये ऑप्शन में नहीं मिले आपको तो आंसर क्या आएगा? अग्र मस्तिष्क। अगर आपको सेरिब्रम यहाँ प्रेम मस्तिष्क नहीं दे रखा हो आंसर तो सबसे बड़ा भाग कौन माना जाता है? अग्र मस्तिष्क। यदि आपको प्रेम मस्तिष्क दे रखा है तो सबसे बड़ा भाग कौन सा आएगा? प्रेम मस्तिष्क। प्रेम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग माना जाता है सोचना, समझना, तर्क, गणितीय विश्लेषण, स्मरण,
घ्राण पिंड यानी सूंघना आदि क्रियाओं पर कंट्रोल करता है। कौन करता है? प्रेम मस्तिष्क करता है। ध्यान रखिए, ये बुद्धिमत्ता का केंद्र है मित्रों। बुद्धिमत्ता का, किसका? बुद्धिमत्ता का केंद्र। ध्यान रखिए, आपसे पूछ ले बुद्धिमत्ता का केंद्र किसे माना जाता है, तो सेरिब्रम को माना जाता है। किसे माना जाता है? सेरिब्रम को बुद्धिमत्ता का केंद्र माना जाता है। अग्र मस्तिष्क 2/3 भाग बनाता है। अग्र मस्तिष्क आंसर नहीं आएगा तो फिर आंसर क्या आएगा इसमें? प्रेम मस्तिष्क आएगा। क्या आएगा? प्रेम मस्तिष्क। क्या आंसर आएगा मित्रों? प्रेम मस्तिष्क सबसे बड़ा भाग होता है। ये इसे सेरिब्रम भी कहते हैं। सोचना, समझना, तर्क देना, विचार करना, गणना करना, स्मरण करना, याददाश्त रहना, या बुद्धिमत्ता की केंद्र की बात करें तो कौन सा आंसर आएगा? प्रेम मस्तिष्क आएगा। ध्यान रखिए, इसका दूसरा भाग होता है डाइसिफेलोन। डाइसिफेलोन जो हाइपोथैलेमस का और थैलेमस से मिलकर बना होता है। हाइपोथैलेमस की बात करें, सोचना, समझना, तर्क देना, विचार करना, ये तो सब कौन आएगा? प्रेम मस्तिष्क का। लेकिन आपसे बात कर ले सर्दी गर्मी भूख ना प्यास लगे, सर्दी गर्मी भूख ना प्यास लगे, ताप कंट्रोल कौन करेगा? हाइपोथैलेमस। चोट दर्द पीड़ा का एहसास, ये एहसास कौन दिलाएगा? फीलिंग्स कौन बताएगा? थैलेमस। या चोट दर्द का एहसास कौन बताएगा? थैलेमस। और सर्दी गर्मी ताप का कंट्रोल कौन करेगा यहाँ पर? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को सर्वोच्च कमांडर कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? हाइपोथैलेमस को, हाइपोथैलेमस को सर्वोच्च कमांडर कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वोच्च कमांडर कहते हैं। ध्यान रखिए मित्रों, सर्वोच्च कमांडर कहते हैं। ताप, सर्दी गर्मी, भूख प्यास सब पर कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। यहाँ पूछा है मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो कौन सा आएगा? सेरिब्रम। कौन सा आ जाएगा? सेरिब्रम। ठीक मित्रों, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। यह बात कर रहे हैं मानव स्मृति। स्मृति यानी या याददाश्त। किसकी बात करें? स्मरण की, याददाश्त की बात करें। याद संबंधित मस्तिष्क का कौन सा भाग है? जस्ट थोड़ी देर पहले बात करी हमने, कौन सा? प्रेम मस्तिष्क। और प्रेम मस्तिष्क को बोला जाता है सेरिब्रम। क्या कहा जाता है? सेरिब्रम। ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग माना जाता है, स्मृति का केंद्र माना जाता है मित्रों। कौन सा आ जाएगा? प्रेम मस्तिष्क। ये ध्यान रखिए, अभी बात करिए हमें बुद्धिमत्ता का। बुद्धिमत्ता का केंद्र, बुद्धिमत्ता का केंद्र। माइंड पावर इसमें यानी प्रेम मस्तिष्क पावर ज्यादा है, वो बुद्धिमत्ता अधिक रखता है। बात करें मानव मस्तिष्क की विशेषता बताइए। मानव मस्तिष्क की क्या विशेषता है? तो यहाँ पर देखिए कार्पस कैलोसम, या ना मानव मस्तिष्क में कॉर्पस कैलोसम की जैसी संरचनाएं पाई जाती है। ल्यूटियम पाया जाता है, दो पालियां पाई जाती है, तो कॉर्पस कैलोसम भी पाया जाता है मित्रों। ये एक उसकी विशेषता है। मनुष्य के मस्तिष्क में CFF की बात करें हम, आप जल्दी बताइए, फटाफट बताइए मित्रों। आप बताइए CFF जो क्वांटिटी होती है कितनी होती है? इसकी क्वांटिटी बताइए, कितने ml पाई जाती है? क्वांटिटी बताइए फटाफट, कितनी क्वांटिटी में CFF पाया जाता है मित्रों, बताइए। कितने क्वांटिटी में, तो कितना आएगा? देखो CSF के बात करें तो कितनी क्वांटिटी में होता है? 150 ml। कितनी क्वांटिटी में आ जाएगा मित्रों? 150 ml। ये आप ध्यान रखना। और भार की बात कर ले, भार की, मस्तिष्क के भार की बात कर ले तो 1350 से लेकर 1450 होता है भार। अगर ये ऑप्शन में नहीं मिले आपको, भार की बात करें, अगर ये भार नहीं मिले तो आंसर आएगा 1.5 किलोग्राम लगभग लिखा रहेगा मित्रों। क्या लिखा रहेगा? लगभग 1.5 किलोग्राम भार का बात करें, ध्यान रखिए। लगभग में आ जाएगा तो आंसर लगभग, तो लगभग में आंसर 1.5 आएगा, अन्यथा आंसर सटीक आंसर 1350 से लेकर 1450 भार होता है। CFF की बात,
CSF की बात, फ्लूइड की बात करें, इसके अंदर फ्लूइड की बात करें तो 150 ml कितना होता है फ्लूइड, कितना पाया जाता है 150 ml फ्लूइड, यानी सेरिब्रम, जो सेरिब्रम का जो भाग होता है इसके अंदर लिक्विड भरा होता है, जो लेयर पाई जाती है, ये फ्लूइड पाया जाता है, इसके अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है, फ्लूइड की मात्रा कितनी होती है 150 ml होती है मित्रों। मनुष्य में जैविक घड़ी किसे कहते हैं, ध्यान रखें जैविक घड़ी, मनुष्य की जैविक घड़ी कौन सी है, थाइमस है, पिनियल है, थायराइड है या हाइपोथैलेमस है। ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बेटा, बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा, मनुष्य की जैविक घड़ी कौन सी है, एबीएम, अति भयंकर मोस्ट प्रश्न है, एबीएम बोले तो अति भयंकर मोस्ट प्रश्न, ध्यान रखे क्योंकि इसमें चारों ऑप्शन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे देखो, जैविक घड़ी कौन सी होती है, पिनियल क्या है होती है, इसे तीसरी आंख भी कहते हैं, तीसरी आंख भी कहते हैं, जैविक घड़ी भी कहते हैं। दैनिक क्रिया को नियमित करने वाली भी कहते हैं। थाइमस, इसे चमत्कारी कहते हैं, ग्रंथि कहते हैं। वृद्धावस्था में क्या होती है, वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है, वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है, इसलिए बुढ़ापे में लगी हुई चोट जल्दी ठीक नहीं होती, क्योंकि थाइमस गायब हो जाती है। क्या हो जाती है, वृद्धावस्था में थाइमस लुप्त हो जाती है। तो ये ध्यान रखे, क्या करती है, प्रतिरक्षी क्षमता देती है, प्रतिरक्षी क्षमता बढ़ाती है। थायराइड पता ही है आपको, जीवन रफ्तार ग्रंथि है, जीवन रफ्तार ग्रंथि, जीवन रफ्तार ग्रंथि कहलाती है, यानी उपापचय, उपापचय दर को नियंत्रित करती है। और थैलेमस को क्या कहते हैं, हाइपोथैलेमस को सर्वोच्च कमांडर, सर्वोच्च कमांडर कहते हैं मित्रों। सर्वोच्च कमांडर किसको कहते हैं, हाइपोथैलेमस को। आपसे जैविक घड़ी पूछा तो आंसर क्या आ जाएगा, पिनियल काय, क्या आ जाएगा मित्रों, पिनियल काय को तीसरी आंख भी कहते हैं, जैविक घड़ी भी कहते हैं। बायोलॉजिकल क्लॉक, बायोलॉजिकल क्लॉक, बायोलॉजिकल क्लॉक किसे कहते हैं, जैविक लैंगिक घड़ी भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखो, मनुष्य के अंगों में हानिकारक विकिरणों की बात करें, हानिकारक विकिरणों से सबसे कम दुष्प्रभाव संभव अंग है, सबसे कम दुष्प्रभावित की बात करें तो कौन सा अंग ऐसा है जो सबसे कम दुष्प्रभावित माना जाता है मित्रों, सबसे कम दुष्प्रभावित अंग कौन सा होगा, जल्दी बताइए। मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग है जो सबसे कम दुष्प्रभावित माना जाता है या कम दुष्प्रभावित होगा। विकिरणों की बात करें, मानव विकिरणों किसका बना है, मस्तिष्क, किसका, मस्तिष्क की बात करें तो मस्तिष्क किसका बना होता है, न्यूरॉन का बना होता है, किसका बना होता है, न्यूरॉन का बना होता है। इसका अध्ययन क्या कहलाता है मित्रों, इसका अध्ययन कहलाता है न्यूरोलॉजी, क्या कहलाता है, न्यूरोलॉजी। और बात करें इसकी जांच की बात करें, जांच की तो जांच किससे की जाती है, ईईजी द्वारा जांच की जाती है। तो आंसर कौन सा आ जाएगा, मस्तिष्क, कौन सा आ जाएगा मित्रों, मस्तिष्क। अनैच्छिक क्रियाओं पर मस्तिष्क का कौन सा भाग कंट्रोल करता है, अभी बात थोड़ी देर पहले ही बात करी थी, अनैच्छिक, अनैच्छिक क्रियाओं पर, अनैच्छिक क्रियाओं पर कौन करता है, पश्चिम मस्तिष्क का मेडुला भाग, पश्चिम मस्तिष्क का मेडुला, कौन सा भाग, पश्चिम मस्तिष्क का मेडुला भाग। तो कौन सा आ जाएगा आंसर इसमें, पश्चिम मस्तिष्क का मेडुला भाग आंसर हो जाएगा। और पश्चिम मस्तिष्क का अनुमस्तिष्क भाग, अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क से जिसे कहते हैं सेरिबेलम, अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क को सेरिबेलम कहते हैं। ये करता है ऐच्छिक क्रियाओं पर, ऐच्छिक क्रियाओं पर संतुलन, क्या बनाता है, संतुलन, ऐच्छिक क्रियाओं पर क्या बनाता है, संतुलन बनाता है। तो कौन सा पूछा आपसे, अनैच्छिक पूछा मित्रों, अनैच्छिक, तो अनैच्छिक में कौन सा आएगा, मेडुला।
मेडुला जैसे बात करें अनैच्छिक क्रियाएं कौन सी होती है मित्रों? अनैच्छिक क्रियाएं, अनैच्छिक क्रिया जैसे बीपी का बढ़ना, एचपी का बढ़ना, फिर बात करें एचपी का बढ़ना, बीपी का बढ़ना, बात करें लार का आना, पलक झपकाना, फिर बात करें उल्टी आना, हिचकी आना, हिचकी, ये सब किससे है? ये ध्यान रखें मेडुला भाग से। ये अनैच्छिक क्रियाएं और ये सब किससे कंट्रोल हो रही है? मेडुला भाग से कंट्रोल होती है। धूम्रपान शरीर में ऑक्सीजन की कमी कर देता है, निम्न में से उपयुक्त विकल्प कौन सा सही होगा? धूम्रपान यानी सिगरेट, धूम्रपान बात करें सिगरेट पीना, बीड़ी पीना धूम्रपान के अंदर आता है। धूम्रपान शरीर में ऑक्सीजन की कमी कर देता है और उपयुक्त विकल्प चुनिए। हृदय की गति बढ़ा देता है, शरीर में निकोटीन का स्तर बढ़ा देता है, हिमवद ऑक्सीजन की मात्रा की सांद्रता बढ़ा देता है। तो ध्यान रखिए हृदय की गति में प्रभावित निकोटीन की मात्रा को तंबाकू बढ़ा रहा है, हिमवद ऑक्सीजन की सांद्रता को मान बढ़ा रहा है, तो रक्त में कार्बन डाई मोनोऑक्साइड का स्तर बढ़ाता है। तो ध्यान रखिए यहां पर दो ऑप्शन राइट हो सकते थे, एक तो O2 का परिवहन, O2 का परिवहन मान कम करता है, ये भी सही है। दूसरा CO2 या बात करें कार्बन मोनोऑक्साइड का स्तर बढ़ाता है, CO2 का स्तर बढ़ाएगा। अब इस CO का मान बढ़ेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड का मान बढ़ेगा तो O2 का मान घटेगा। CO2 का मान यानी कार्बन मोनोऑक्साइड का मान बढ़ेगा तो CO2 का मान, O2 का मान क्या होगा? घटेगा। तब जाके सांस श्वसन क्रिया में क्या हो जाएगी? श्वसन दर में क्या आ जाएगी? कमी आ जाती है। श्वसन दर में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है, क्योंकि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता। क्या बन जाता मित्रों? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है, जिससे श्वसन दर क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। कब? कार्बन मोनोऑक्साइड का स्तर बढ़ जाने से। तो ऑक्सीजन की कमी, ये ऑक्सीजन की कम हो गया, O2 कम हो गया है, O2 कम होगा। O2 कम कब होगा? जब CO का मान बढ़ेगा। CO का मान बढ़ेगा, CO का मान बढ़ेगा तो O2 का मान घटेगा। तो O2 की कमी CO की वृद्धि सांद्रता के स्तर को बढ़ाती है, इससे श्वास दर क्या हो जाती है? श्वास दर कम हो जाती है, श्वास दर कम हो जाती है, ऑक्सीजन बॉडी तक नहीं पहुंच पाती, पूरे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन रुक जाता है। मछलियों में श्वसन अंग है, मछलियों में कौन सा श्वसन अंग है? फिन द्वारा, तैरने में सहायक है, फेफड़े द्वारा नहीं है, श्वास रंध्र द्वारा नहीं है, तो आंसर कौन सा? इसमें सटीक आंसर गिल्स द्वारा, क्लोम द्वारा श्वसन क्रिया करती है। तो ध्यान रखिए प्रश्न आपका कि मछलियों से संबंधित, मछली में श्वसन किसके द्वारा होता है? श्वसन की बात करें, श्वसन किसके द्वारा हो रहा है? क्लोम द्वारा। और ऑक्सीजन किससे लेता है? ऑक्सीजन लेने का कार्य किससे? लेने का कार्य कौन से करता है? जल द्वारा। ध्यान रखिए मित्रों ये प्रश्न भी पूछा गया है, मछली ऑक्सीजन किससे लेती है? जल के अंदर से ऑक्सीजन का प्रवर्धन करती है। श्वसन किससे करती है? क्लोम द्वारा, गिल द्वारा करती है। मछली में हृदय कितने कोष्ठी होता है? मछली में हृदय 2 कोष्ठी होता है। कितना कोष्ठी होता है? 2 कोष्ठी होता है। एक दिशात्मक प्रवाह करता है, ध्यान रखिए मछली में हृदय 2 कोष्ठी होता है और एक दिशात्मक, एक ही तरह से प्रवाह करता है, क्योंकि इसमें श्वसन क्रिया क्लोम द्वारा होती है। और O2 का लेना ऑक्सीजन किसके द्वारा लेता है? वो जल के द्वारा लेती है। कौन? मछली। नेक्स्ट प्रश्न देखिए मित्रों, मनुष्य द्वारा अंदर ली जाने वाली श्वास ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत क्या होगा? तो आप ध्यान रखो अंदर सांस लेना, श्वसन क्रिया में श्वसन क्रिया के अंदर 2 बातें हो रही है, एक तो अंतः श्वसन हो रहा है और एक होता है बाहर क्यों छोड़ना या उच्छ्वास श्वसन। क्या कहते हैं? उच्छ्वासन
और एक होता है निहि श्वसन। क्या होता है? निहि श्वसन। ठीक हो मित्र, ये होता है अंदर वायु प्रवेश करना, अंदर वायु प्रवेश करना, और ये होता है बाहर छोड़ना। एक निश्चित समय अंतराल में होता है दोनों को, निहि श्वसन और उच्छ श्वसन एक निश्चित क्रम में होता है। इसे कहते हैं श्वास दर। क्या कहते हैं? श्वास दर। क्या कहते हैं मित्रों? श्वास दर कहते हैं आरक्यू वैल्यू। निहि श्वसन और उच्छ श्वसन निश्चित मात्रा में वायु का अंदर लेना और निश्चित समय अंतराल में वायु का बाहर छोड़ना क्या कहलाता है? श्वास दर कहलाता है। बात करें, यहाँ पूछा गया अंदर सांस लेने की क्रिया में श्वसन में O2 की बात करें, O2, तो यहाँ पर देखो O2 क्रमशः कितनी है? 16 नहीं होगी, ये नहीं हो सकती। आप देखो 4.4 CO2 कितनी है यहाँ पर? पहले ऑक्सीजन है, यानी पहले रेशो किसका? ऑक्सीजन का। दूसरा रेशो किसका है यहाँ पर? CO2 का। तो यहाँ पर सटीक आंसर कौन सा है? यहाँ पर 21%। कितनी ली जा रही है? 21% ली जा रही है, और 0.4% छोड़ी जा रही है। जो 0.4% इसके साथ जा रही है, मिलकर जा रही है। तो ध्यान रखें मित्रों, O2 भी जाती है, लगभग 21% जा रही है, और CO2 भी जा रही है, 0.04% जाती है। और ध्यान रखिए यहाँ पर नाइट्रोजन जा रही है 78%। कितनी जा रही है? 78% जाती है। तो ध्यान रखिए नाइट्रोजन जितनी जाती है उतनी वापस आ जाती है, नाइट्रोजन का उपभोग नहीं होता। ऑक्सीजन लगभग 4% काम में ली जाती है। श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन का उपभोग कितना होता है? श्वसन क्रिया में ध्यान रखिए, श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन का उपभोग कितना होता है? मोस्ट प्रश्न है 4%। कितना आएगा आंसर? 4%। श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन का उपभोग कितना होता है मित्रों? 4%। ऐसी कौन सी गैस है जिसका उपभोग नहीं किया जाता? ये जितनी जाती है उतनी वापस आ जाती है। तो कौन सा आंसर आएगा? नाइट्रोजन आएगा। अभी आपसे पूछा O2 और CO2 का प्रतिशत मात्रा, तो 21% और 0.04% इसका सटीक आंसर होगा मित्रों। एक फ्लेप या पल्लव जैसी प्रत्यास्थ उपास्थि किसकी बात कर रहा है? कार्टिलेज की बात कर रहा है, उपास्थि की बात कर रहा है। ईसोफेगस यानी ग्रासनाल की बात कर रहा है। ग्रासनाल और ट्रेकिया यानी दो नलिकाएं होती है इस तरह की, ये ग्रासनाल और एक श्वासनाल, इस तरह की संरचना होती है। ठीक, और इसमें ढक्कन पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं? एपिग्लोटिस। क्या कहते हैं? एपिग्लोटिस। और ये क्या करता है? बीच स्विच यानी बटन का कार्य करता है। ये एपिग्लोटिस जिसे कहते हैं घाटी ढक्कन। क्या कहते हैं? घाटी ढक्कन। और घाटी ढक्कन क्या कार्य करता है? भोजन को श्वासनाल में जाने से रोकता है। क्या करता है मित्रों? भोजन के कणों को श्वासनाल में, श्वासनाल यानी ट्रेकिया में जाने से रोकता है, में जाने से रोकता है। तो ध्यान रखिए, एपिग्लोटिस एक स्विच का कार्य करता है जो किसका बना होता है? प्रत्यास्थ उपास्थि का बना होता है, जो श्वास नाल में, श्वास के अंदर वायु भी जा रही है और भोजन भी आहार नाल में यानी ईसोफेगस पर, यहाँ एक स्विच की तरह कार्य करता है जिसे एपिग्लोटिस या घाटी ढक्कन कहते हैं। तो सटीक आंसर कौन सा? तीसरे नंबर का एपिग्लोटिस। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न देखो मित्रों, एक मनुष्य की बात करें हम, एक मनुष्य में के दौरान वायु फेफड़ों में जाती है, ये श्वसन कहलाता है। ध्यान रखिए, एक मनुष्य में वायु किस क्रिया द्वारा फेफड़े में जाती है? वायु लंग्स के द्वारा कहाँ जा रही है? अंदर जा रही है। तो नासा मार्ग से जाती है। कहां से? जैसे नासा मार्ग से, नासा छिद्र द्वारा। नासा छिद्र से क्या होती है? नासा मार्ग होगा। नासा मार्ग से ग्रसनी हो जाएगा। ग्रसनी के बाद क्या हो जाएगा? एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस से श्वासनाल, और श्वासनाल से कहा चल जाएगी ये? श्वसनिका। और क्या जाए? श्वसनिकाएं। और श्वसनिका के बाद क्या पाई जाती है? फेफड़ों के अंदर
फेफड़े में पाई जाती है वायु कूपिका। क्या पाई जाती है? वायु कूपिका। तो अंत में कहा जाती है वायु कूपिका में? तो पहला कहा जा रहा है नासा छिद्र से अंदर प्रवेश कर रही है वायु, तो क्या कहलाती है? अंतः श्वसन। क्या कहलाती है? अंतः श्वसन कहलाता है, अंतः श्वसन। और इसे कहते हैं निहि श्वसन। दूसरा नाम क्या है मित्रों? निहि श्वसन, इनहेलर, अंग्रेजी में इनहेलर। और अंदर बात करें अंतः श्वसन, अंदर की ओर श्वास लेना, फेफड़ों में प्रवेश कर रही है, अंदर की तरफ जा रही है, और बाहर छोड़ना क्या कहलाता है? उच्छ्वास श्वसन, एक्सेलरेशन, उच्छ्वास श्वसन, बाहर त्यागना। ध्यान रखना, उच्छ्वास श्वसन बाहर त्यागना। अंदर प्रवेश करना क्या कहलाता है? अंदर प्रवेश करना क्या कहलाता है मित्रों? अंदर प्रवेश करना, अंदर वायु को अंदर प्रवेश करना निःश्वसन कहलाता है। बाहर छोड़ना क्या कहलाता है? उच्छ्वास श्वसन कहलाता है। तो यहाँ पूछा है फेफड़ों के दौरान फेफड़ों में जाना, तो फेफड़ों में जाती है अंतः श्वसन के कारण। कैसे जाती है? अंतः श्वसन के कारण। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्न में से बात करें हम मित्रों, देखिए निम्न में से अंगों को मानव की श्वसन प्रणाली की स्थिति के सही क्रम से व्यवस्थित कीजिए। जस्ट थोड़ी देर पहले ही मैंने चित्र बताया आपको, जस्ट थोड़ी देर पहले ही बताया। देखो मित्रों, यहाँ पर बात करें, थोड़ी देर पहले ही अपन ने बात करी थी कि निश्चित क्रम से पहले कहा जाएगी नासा छिद्र से, नासा छिद्र से नासा मार्ग, नासा मार्ग से कहाँ चल जाएगी? ये यहाँ पर ग्रसनी, ग्रसनी के बाद ग्रसनी से होती हुई कहाँ चल जाती है? ग्रासनाल के बाद, ग्रसनी के बाद श्वसनीय नलिका चल जाएगी, श्वसन नलिका। श्वसन नलिका को कहते हैं अपन श्वासनाल, श्वासनाल कहते हैं ट्रेकिया, क्या चल जाती है? ट्रेकिया में। और ट्रेकिया से फिर बाद में जाती है फेफड़ों में। तो बात कहाँ से आ रही है? देखो सबसे पहले आप देखिए नासा गुहा, ये आ गया नासा छिद्र पहला ही। इसमें देख लो पहले में, देखो सबसे पहला ऑप्शन है, अब ये कट जाएगा आपका, ये ऑप्शन कट जाएगा, बचे दो ऑप्शन जिसमें नासा छिद्र आ रहा है पहले। अब सबसे पहले श्वास नाल में तो जाएगी नहीं, गले के अंदर चल जाए, कूपिका में जाएगी नहीं, वो अंदर है। आपको पता है श्वसनी बैंक्वाई बात करें, वो श्वास श्वसनिका है, यहाँ श्वसनिका इसमें बदल जाती है बैंक्वाई में, और यहाँ से दो टुकड़े हो जाते हैं फेफड़ों के अंदर इस तरह की। तो ये क्या कहलाती है? ब्रेंकियोइल्स। क्या कहलाती है? ब्रेंकियोइल। तो ध्यान रखिए, आपसे बात करिए तो पहले दो ऑप्शन वैसे करके, सबसे पहले आएगी नासा छिद्र, तो नासा छिद्र को इसके अंदर आ रहा है, इन दोनों में आ रहा है। फिर यहाँ नासा छिद्र के बाद ग्रसनी, ग्रसनी के बाद क्या आ जाएगा? एपिग्लोटिस यानी कंठ आ जाएगा। क्या जाएगा? कंठ। यहाँ पर कंठ यानी एपिग्लोटिस, ढक्कन आ जाएगा, तो क्या जाएगा? कंठ आ गया। सी ऑप्शन क्या जाएगा? कंठ आ जाएगा। कंठ के बाद आप देखिए यहाँ पर क्या है? श्वास नाल आ जाएगी, ए ऑप्शन। फिर क्या आ जाएगा इसके अंदर? श्वसनिकाएं आ जाएगी, और लास्ट में क्या पाई जाएगी? वायु कूपिका। और फेफड़ों के अंत में आपको पता है, फेफड़ों के अंत में बात करें तो फेफड़ों के अंत में क्या पाई जाती है? वायु कूपिका। क्या पाई जाती है? वायु कूपिका। फेफड़ों की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई, तो फेफड़ों की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई कौन सी है? वायु कूपिका। तो अंत में कौन सी? वायु कूपिका। तो वायु कूपिका किस ऑप्शन के अंदर है? याद देखिए वायु कूपिका ये रहा बी। बी को ऑप्शन किसमें है? यहाँ पर देखो, इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है। यहाँ पर पहला ऑप्शन कौन सा आ गया? नासा छिद्र आ गया, नासा छिद्र आ गया। फिर दूसरा ऑप्शन कौन सा आएगा? नासा छिद्र के बाद कहाँ जाएगी? कंठ में जाएगी। तो कंठ के बाद क्या है? श्वास नली। तो कंठ के बाद आएगी, तो कंठ सी ऑप्शन होना चाहिए। सी ऑप्शन दूसरा इसके अंदर है, इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर कट गया। कौन सा आंसर आ जाएगा? डी। यहाँ पर देखिए दूसरे नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा डी, जहां से शुरू हो रहा है। देखो पहले कैसे आई? नासा छिद्र में फर्स्ट ऑप्शन। फिर बात करें दूसरा सी आ गई, यहाँ पर कंठ में आ गई सेकंड बात। फिर बात करें कहां पर आ गई? श्वास नाल। श्वास नाल को कहते हैं ट्रेकिया, तो थर्ड ऑप्शन में कहा गया? ट्रेकिया। फिर बात करें यहाँ पर ट्रेकिया के बाद पहुंच गई यहाँ पर श्वास ब्रैंकोई। श्वास नाल दो भागों में टूट जाती है, इस तरह श्वास नली दो भागों में टूट जाती है, इसके ब्रैंकोई। ये क्या आ जाएगा? फोर्थ आ जाएगा। अब इसके बाद लास्ट में क्या जाए? वायु कूपिका है, एबोलाई। ये 5वें नंबर का वायु कूपिका। तो सही आंसर कौन सा आ जाएगा यहाँ पर मित्रों? दूसरे नंबर का। तो आप समझ गए होंगे सबसे पहले वायु कहाँ जाती है? वायु जाएगी नासा छिद्र में, नाक के अंदर। नाक के अंदर क्या बाल पाए जाते हैं, ये धूल के कणों को रोकते हैं। श्लेष्मा झिल्ली पाई जाती है जो वायु को नम बनाए रखती है।
यहाँ से ग्रसनी के बाद क्या आ जाएगा, कंठ आ जाएगा, कंठ के बाद श्वास नलिका यानी ट्रेकिया आ जाएगी, ट्रेकिया के बाद दो भागों में चले जाएंगे, फेफड़ों के अंदर विभक्त हो जाती है, जिसे क्या कहते हैं, ब्रैंकोई कहते हैं, या और ब्रैंकियोइल्स में बदल जाती है। ब्रैंकियोइल्स किसमें टूट जाती है, वायु कूपिकाओं में, एबोलाई में टूट जाती है, विभक्त हो जाती है। तो सही आंसर कौन सा है, दूसरे नंबर का। तो सटीक आंसर कौन सा है मित्रों इसमें, हाँ दूसरे नंबर। आप देखिए वायु अंदर लेना कहलाता है, थोड़ी देर पहले ही अपन ने बात करी, वायु का अंदर जाना क्या कहलाता है, तो वायु का अंदर जाना क्या कहलाता है, निःश्वसन। क्या कहलाता है मित्रों, निःश्वसन। वायु का अंदर लेना, O2 का अंदर ग्रहण करना क्या कहलाता है, निःश्वसन कहलाता है मित्रों। क्या कहलाता है, निःश्वसन। 21वें नंबर का प्रश्न देखिए मित्रों, 21वें नंबर का प्रश्न आ चुका है आपके पास। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं का उत्पन्न करता है, तो एटीपी अणु का निर्माण, एटीपी इसका पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ऊर्जा अणु है, ऊर्जा अणु एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, वो जो पदार्थ के ऑक्सीकरण श्वसन क्रिया के अंदर होता है। ध्यान रखिए, एटीपी अणु का निर्माण होता है, और श्वसन क्रिया में एटीपी अणु का जो निर्माण होता है, कितने एटीपी अणु है, 38 एटीपी अणु का निर्माण होता है। कितने, 38 एटीपी अणु का निर्माण होता है। और ये किसके अंदर होता है, क्रेब्स चक्र में। किसमें, क्रेब्स चक्र में। बहुत बेहतरीन प्रश्न आया हुआ है मित्रों, ध्यान रखिए। क्रेब्स चक्र कहाँ होता है, क्रेब्स चक्र कहाँ होता है, तो ध्यान रखिए क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ होती है, तो क्रेब्स चक्र की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ध्यान रखिए मित्रों, क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, जिससे कितने अणुओं का निर्माण होता है, 38 एटीपी अणुओं का निर्माण होता है। बात कर रहे हैं मित्रों अब नेक्स्ट प्रश्न की हम, मानव शरीर में फेफड़े कहाँ स्थित होते हैं। बहुत सामान्य सा प्रश्न है, और जिसमें लगेगा कि आंसर तीनों चारों हो सकते हैं। दोनों तीनों तो बिल्कुल सही सटीक ही लग रहे होंगे। आप मुख गुहा तो सब काट ही देंगे, आप कॉमन सेंस वाली बात है। आप देखिए, हृदयवर्णी गुहा, वक्ष गुहा, उदर गुहा, कौन सा आंसर आपको लगता है। अधिकतर 70% विद्यार्थी उदर गुहा बता देंगे, जो कि आंसर क्या होगा मित्रों, गलत है। सटीक आंसर क्या होगा, फेफड़े कहाँ स्थित होते हैं, तो फेफड़े ध्यान रखिए पसलियों के पिंजर की बात करें, पसलियों के पिंजर के अंदर यहाँ पर सुरक्षित रहते हैं। पसलियों के पिंजर के अंदर फेफड़े सुरक्षित रहते हैं, और इसे कहते हैं हम वक्ष गुहा। क्या कहते हैं मित्रों, वक्ष गुहा। क्योंकि यहाँ तो उदर में तो कौन रहती है, उदर के बाद पश्चिमी तरफ रीढ़ की हड्डी की तरफ तो किडनी पाई जाती है। यहाँ बात कर रहा फेफड़ों की, तो पसलियों के पिंजर में वक्ष गुहा में कौन सुरक्षित रहता है मित्रों, फेफड़े यानी लंग्स सुरक्षित रहते हैं। तो आंसर क्या आएगा मित्रों इसका, वक्ष गुहा। ध्यान रखिए मित्रों, आंसर वक्ष गुहा ही है। छोटी छोटी गलतियां आपका क्वेश्चन गलत कर देगी, और ध्यान रखिए एक प्रश्न आपका गलत हुआ और आप 10,000 बच्चों से पीछे हो जाओगे। इसलिए आपको टेस्ट सीरीज के अंदर यही ढूंढना है, छोटी छोटी गलतियां ही आपकी ढूंढनी है, जिससे आप वो छोटी गलती ना करो और आप उन बच्चों से आगे हो जाए जो छोटी छोटी गलतियों से ठोकर खा जाते हैं। तो ध्यान रखिए मित्रों, बड़े बड़े पत्थरों से कोई ठोकर नहीं खाता, बड़े पहाड़ों से कोई ठोकर नहीं खाता, इंसान ठोकर खाता है छोटे पत्थरों से ही। तो ध्यान रखिए इन छोटी छोटी गलतियों को सुधारना है, इस चीज को आप ध्यान रखिए। छोटी छोटी गलतियां आप सुधार लोगे तो आप ऑटोमेटिकली पेपर क्रैक कर दोगे। ध्यान रखिए, हर चीज, संसार की हर चीज जो है ठोकर खाने से टूट जाती है, संसार की हर चीज ठोकर खाने से टूट जाती है, बस कामयाबी ऐसी है जो ठोकर खाने से ही मिलती है। तो ध्यान रखिए मित्रों, आप, मैं चाहता हूं एक बार ठोकर खा ली तो दोबारा ठोकर नहीं खाएं, क्योंकि एक बार गलती से ठोकर खा ली तो उसे सुधारा जा सकता है, बार बार ठोकर खाएगा तो वो तो बेवकूफ कहलाता है। देखो इधर, श्वास क्रिया, श्वास क्रिया में वायु के दौरान घटक की मात्रा कोई परिवर्तन नहीं होता।
श्वसन क्रिया में वायु में कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी जो श्वसन क्रिया में जो गैसें ली जा रही है, O2, CO2 की बात करें, N2 की बात करें, इनमें से जो गैसें ली जा रही है छोड़ने पर और लेने पर वापस जितनी मात्रा में जाती है उतनी मात्रा में वापस आ जाती है, यानी उपभोग नहीं होता, उपभोग नहीं होता। तो ध्यान रखिए, उपभोग किसका नहीं होता मित्रों? N2 का नहीं होता, नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन 78% जाती है और 78% ही वापस आ जाती है। तो ध्यान रखिए, यहां से 78% गई और यहां से वापस 78% ही वापस जल जाती है। तो ध्यान रखिए, नाइट्रोजन किस घटक का मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता? तो नाइट्रोजन में। किसमें नहीं होगा मित्रों? नाइट्रोजन में कोई परिवर्तन नहीं होता। देखो, शरीर का पीएच, ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है। शरीर का पीएच, आपने रक्त का पीएच तो देखा होगा, रक्त का पीएच भी सुना होगा, लेकिन प्रश्न पूछा है शरीर का, बॉडी का पीएच कितना होता है। तो शरीर का पीएच कितना होता है? शरीर अम्लीय होता है, क्षारीय होता है? इस तरह का सामान्य प्रश्न आ जाए तो ध्यान रखिए कितना होता है? 7 से 7.8। ध्यान रखिए मित्रों, कितना? 7 से 7.8 शरीर का पीएच होता है, जिससे स्पष्ट होता है ये हल्का क्षारीय होता है। क्या होता है मित्रों? हल्का क्षारीय होता है, हल्का क्षारीय होता है। कितना होगा पीएच? 7 से 7.8 होता है शरीर का पीएच। किसका? शरीर का पीएच। आपसे मैंने बात करी रक्त का, रक्त का पीएच, तो रक्त का पीएच कितना होता है मित्रों? 7.4 होता है। ध्यान रखिए, रक्त का पीएच कितना होता है? 7.4 होता है। यूरिन का पीएच की बात करें 6.5 होता है। यूरिन का पीएच कितना होता है? 6.5 होता है। जबकि शरीर का पीएच कितना होता है? 7 से 7.8 शरीर का पीएच माना जाता है। मुख गुहा, मुख गुहा का पीएच किससे कम नहीं हो जाए? 5.5, 6 से 5.5 से या 5.6 से कम नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। तो अभी आपसे प्रश्न क्या पूछा है? शरीर का पीएच। तो यह शरीर का पीएच पूछा है, रक्त का पीएच नहीं पूछा है। रक्त का पीएच तो 7.4 होता है, लेकिन यह शरीर का पीएच कितना होगा? 7 से लेकर 7.8। नेक्स्ट प्रश्न देखो मित्रों, एक वयस्क मनुष्य में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? ये तो बहुत पुराना प्रश्न है, क्योंकि ऐसे प्रश्न पहले बहुत आया करते थे। आजकल तो हर बच्चे को पता है कि 206 हड्डियां होती है। कितनी हड्डियां होती है? 206 होती है। एक वयस्क में 206 होती है। तो सही आंसर क्या है इसका? 206 अस्थियां पाई जाती है। बाल्य अवस्था में ज्यादा होती है, जो आप बाद में जुड़ जाती है मित्रों। बात करें हम इधर मित्रों, देखो इधर, निम्न में से कौन सा मानव शरीर का एक अवशेषीय अंग है? तो ध्यान रखिए, अवशेषीय अंग जो पूर्वजों में क्रियाशील थे, पूर्वजों में ये पहले प्राचीन समय में क्या थे? क्रियाशील, अब क्रियाहीन होते हैं। जैसे बात करें अकल डाड की बात करें, किसकी? अकल डाड की बात करें, पुच्छ कशेरुक की बात करें, निमेशक पटल की बात करें, निमेशक पटल, अपेंडिक्स की बात करें, अपेंडिक्स, कृमि परिशोषिका, कृमि परिशोषिका, ये सब क्या है मित्रों? ये सब अवशेषीय अंग है, मानव के अवशेषी अंग। अवशेषी अंग क्या होते हैं? जो पूर्वजों में क्रियाशील थे, प्राचीन समय में क्रियाशील थे, पर अब क्रियाहीन है, अब कार्य नहीं करते। वे अंग कौन से हैं? एक तो अकल डाड है, ध्यान रखे, एक पुच्छ कशेरुक है, अंतिम कशेरुक दंड जिसको कहते हैं, ये पुच्छ कशेरुक, ये पुच्छ कशेरुक है। निमेशक पटल जो नेत्र के ऊपर, आंख के ऊपर पाई जाती है। अपेंडिक्स
जो बड़ी आंत के पास पाई जाती है। बड़ी आंत के पास पाई जाने वाली उंगली समान उभार क्या कहलाता है? अपेंडिक्स कहलाता है। ये सब क्या है? मानव के अवशेषीय अंग है। इनमें ऑप्शन में देखो पिलिया नहीं है, थायराइड नहीं है, पित्ताशय नहीं है, कौन सी? अकल डार्ट। तो ये आ जाएगा आपका सटीक आंसर। मानव में से अवशेषीय अंग कौन सा होगा मित्रों? अकल डार्ट। अकल डार्ट का ऑप्शन के साथ साथ ये भी ध्यान रखे, अकल डार्ट तो है ही है, लेकिन पुच्छ कशेरुक भी है, निमेशक पटल भी है। निमेशक पटल नेत्र के ऊपर पाई जाने वाली झिल्ली होती है। अपेंडिक्स जो बड़ी आंत के मध्य में पाई जाती है बाहर की तरफ, अपेंडिक्स। ये सब क्या है मित्रों? अवशेषीय अंग माने जाते हैं। देखो मित्रों, कंकाल मांसपेशियों को यहां भी कहा जा सकता है। तो किस तरह की रेखित पेशियों को दर्शाता है? किसको? कंकाल मांसपेशियों में जो रह रहा है वो रेखीय पेशियों को दर्शाता है। रेखित पेशी, चिकनी पेशी, अनैच्छिक पेशी और रेखीय पेशियों को दर्शाता है। मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग कौन सा होता है? सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? तो सबसे कठोर भाग कौन सा होता है मित्रों? दांतों का इनेमल। दांतों का इनेमल भाग सबसे कठोर होता है, ध्यान रखें। सबसे कठोर भाग है, कठोर भाग। सबसे छोटी अस्थि कौन सी है मित्रों? स्टेपिस। सबसे बड़ी मजबूत कौन सी है? फीमर। कौन सी आती है? फीमर। और सबसे कठोर भाग कौन सा था? दांतों का इनेमल भाग सबसे ज्यादा कठोर माना जाता है। निम्न में से कौन सा मानव शरीर का सबसे छोटी हड्डी होती है? जस्ट थोड़ी देर पहले बात करी थी। सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? कान में पाई जाती है। स्टेपिस कहाँ पाई जाती है? कान में। कान में पाई जाती है स्टेपिस, सबसे छोटी हड्डी है। ये भी इनकस और मेलियस भी छोटी हड्डियों के अंदर आते हैं। कान में 3 हड्डियां, दोनों कानों में 6 हड्डियां होती है। तो स्टेपिस सबसे छोटी हड्डी होती है। ये सबसे छोटी और मानी जाती है, सबसे छोटी हड्डी। ध्यान है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिस। मानव शरीर में कितने मेरु तंत्रिकाएं युग्म पाए जाते हैं? तो ध्यान रखिए, मानव में कितने मेरु तंत्रिकाएं पाए जाते हैं? 31 जोड़ी। कितने पाए जाते हैं? 31 जोड़ी। और 12 क्या पाई जाती है? कपाली तंत्रिकाएं। 12 जोड़ी क्या पाई जाती है? 12 जोड़ी कपाली तंत्रिकाएं पाई जाती है। 12 जोड़ी तो क्या हो जाए? कपालीय, कपालीय तंत्रिका। और 31 क्या पाई जाती है? मेरु तंत्रिका। क्या पाई जाती है? मेरु तंत्रिका। तो ध्यान रखिए, कौन सा? मेरु तंत्रिका का युग्म कितना आएगा? 31। कितना आ जाएगा मित्रों? 31। यहां पर बात कर रहे हैं मित्रों मानव शरीर। किसकी बात कर रहे हैं हम? मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? सबसे बड़ी, अभी हाल कुछ देर पहले ही बात करी, फीमर, जांग की। किसकी? जांग की। जांग की सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है, ध्यान रखें। यहाँ पर ये सबसे बड़ी हड्डी मानी जाती है, फीमर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए मित्रों, हड्डियों की बात करें, कंकालों की बात करें तो पहले प्रश्न बहुत आया करते थे। अब अस्थियों के, कंकालों के प्रश्न कम आते हैं। ग्रंथियों के, ब्लड के प्रश्न ज्यादा आते हैं। नवजात शिशु में कितनी अस्थियां होती है? तो आपको पता है, नवजात की बात कर रहे हैं तो ये तो है नहीं, ये तो वयस्क में। ये तो कितने? वयस्क की बात करें, बड़ों की बात करें तो सबसे इसके बाद कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? 300। कितनी आ जाएगा आंसर? 300 अस्थियां पाई जाती है। मानव शरीर का औसतन ताप कितना होता है? जरा बताइए मित्रों, मानव शरीर का औसतन ताप कितना होता है? मानव शरीर का औसतन ताप कितना होता है?
मानव शरीर का औसतन ताप कितना होता है? तो आपको पता है ये डिग्री सेंटीग्रेड में पूछा, फ़ारेनहाइट में नहीं पूछा। फ़ारेनहाइट में पूछता तो 9.8 हो जाता, लेकिन डिग्री सेंटीग्रेड में पूछा तो कितना आएगा? 36.9। कितना आ जाएगा मित्रों? 36.9। तो अध्ययन को इस प्रकार हमने इन कुछ प्रश्नों का 33 प्रश्नों का आपने समावेश किया है। तो आप इनमें आपकी कमी खोजो और इनकी तैयारी करो। कुछ तो खामियां उनमें भी रही होगी, हर कोई गुनहगार नहीं होता। कहाँ छूट गई है आपसे कमी आपकी, ढूंढो और खोजो, उसे दूर करने का प्रयास करो। नमस्कार दोस्तों।